हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। तो फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हल कर रहे हैं हिंदी वाले, जो कि यूपी ने करवाए हैं। देखिए, मैं आपको ये कहूँगा कि थोड़ा सा इसमें आप टाइम दीजिए, सिर्फ 5 मिनट टाइम दीजिए मेरे वीडियो में, आपको खुद लग जाएगा कि हाँ, ये उपयोगी है। तो देखिए, इसमें मैं आपको कुछ सूत्र बताने वाला हूँ। सूत्र ऐसे होंगे कि उन्हीं सूत्रों के माध्यम से कोई भी उच्चारण स्थान आप आसानी से पता कर लेंगे, कौन सा जो अक्षर है वो कहाँ से बोला जाता है। तो इसमें देखिए, पहला मैं सूत्र आपको अगर बताऊं तो मैं कहूँगा, एक सूत्र है अकूहा विसर्जिया नाम कंठा। क्या है? आ कू हा विसर्जिया नाम को मैं यहाँ विसर्ग लगा दे रहा हूँ, विसर्जिया नाम, और यहाँ पर ये कंठा। ठीक है। अब क्या है ये आ कू हा विसर्जिया नाम कंठा। तो देखिए, आ मतलब आ यानी कि छोटा और बड़ा, कू का मतलब है का वर्ग पूरा, हा का मतलब है हा से हल वाला, और यहाँ पर देखिए ये विसर्ग है। ये किससे बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। मतलब कि अगर कोई भी अक्षर आए, उनमें से आ हो, छोटा आ या बड़ा हो, कू का मतलब का वर्ग हो, हा का मतलब हा से हल वाला हो, विसर्जिया नाम मतलब विसर्ग हो, तो ये किससे बोले जाएंगे? ये सब कंठ से बोले जाएंगे। ये पहला सूत्र। दूसरा सूत्र देखिए, दूसरा सूत्र है इचुयसा नाम तालु। क्या है? ई चू या सा नाम, सा ये वाला देखिए, इचुएसा नाम किससे? तालु। तो देखिए, तालु या तालव्य है ना, तालु से कौन कौन बोला जाएगा? ई। तो ई में चाहे छोटी ही हो या बड़ी हो, ठीक है। चू का मतलब है यहाँ पर देखिए चा वर्ग है ना, चा छा जा झा इया, तो ये किससे ये है चा वर्ग। ठीक है। तो ई चा वर्ग, या ये देखिए या से यज्ञ वाला होता है एक, ये यज्ञ वाला, और ये देखिए ये शरीफा वाला जो सा है, ये किससे बोले जाएंगे? तालु से। आपको सूत्र याद रखना है। क्या याद रखना है? ई चुयसा नाम तालु, ई चुयसा नाम तालु, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, ई ये चा वर्ग, या और ये वाला सा, ये किससे? तालु से बोले जाएंगे। ठीक है। दूसरा सूत्र ये हो गया। तीसरा सूत्र देखिए, तीसरा सूत्र होता है री तुलसा नाम दंता। क्या होता है? री का मतलब ये ऋषि वाला। ठीक है। इसके बाद टू, री टू ला शा नाम, शा ये वाला षटकोण वाला। तो देखिए, री तुलसा नाम, ये बोले जाते हैं किससे? मूर्धा। मूर्धा किससे बोले जाते हैं? ये मूर्धा से बोले जाते हैं। तो देखिए, री से ऋषि आए, टू का मतलब यहाँ टा वर्ग है, टू का मतलब क्या है? टा वर्ग, और ये देखिए ला से लट्टू, और ये वाला देखिए षटकोण वाला सा, ये किससे बोले जाते हैं? मूर्धन्य होते हैं, ये मूर्धा से बोले जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगला सूत्र देखिए यहाँ पर, चौथा सूत्र जो है, चौथा सूत्र होता है फ्रेंड्स लिरी तुलसा नाम दंता। क्या होता है? लिरी, ये लिरी, ठीक है, लिरी टू ता वर्ग, ठीक है, ली तुलसा नाम मतलब ला, ली तुलसा नाम। अब यहाँ सा देखिए ये वाला होगा, ठीक है, ये सरौता वाला। ली तुलसा नाम क्या होता है यहाँ पर? दंता। ठीक है। इसको आप अपने हिसाब से भी लिख लीजिएगा, लेकिन देखिए, लिरी का मतलब है यहाँ ला, ठीक है। टू का मतलब है ता वर्ग, मतलब ता था दा धा ना, ला यहाँ से ला भी है, और ये वाला सा है, ये किससे बोले जाते हैं? दंता, दंत से बोले जाते हैं। एक और देखिए, एक और सूत्र है पांचवा। पांचवा सूत्र क्या है? उ उपू पद्मिनिया नाम, ये होता है संस्कृत में, इसको बोलते हैं उपू पद्मिनिया नाम, यानी उ पू, और यहाँ पर पद्मिनिया को आप लिख लीजिएगा, जो भी पद्मनिया नाम। ठीक है। हालांकि ये पद्मनिया जो आता है ये संस्कृत में यूज होता है, यहाँ नहीं होता है। हमें सिर्फ इतने देखना है, क्या? उपू पद्मनिया नाम उपू पद्मनिया नाम ओष्ठो। क्या होगा? ओष्ठ। ठीक है। तो देखिए, ऊ का मतलब ऊ हो गया, यानी छोटा ऊ बड़ा ऊ। पू का मतलब यहाँ पा वर्ग है, पा फा बा भा, ठीक है, तो पा फा बा भा मा। तो ऊ पू पद्मनिया नाम, ये किससे होते हैं? ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो ये देखिए, ये जो सूत्र हैं या ये मैंने आपको यहाँ पर बताए। तो हमें याद क्या रखना है? देखिए, अकूहा विसर्जिया नाम कंठा, इचुएसा नाम तालु,
इसके बाद में हमें याद रखना है री तुलसा नाम, मतलब टा वाला है ना, री तुलसा नाम, री तुलसा नाम मूर्धा। इसके बाद में हमें याद करना है लिरी तुलसा नाम, है ना, ला वाला, लिरी ता वर्ग, लिरी तुलसा नाम, ठीक है, लिरी तुलसा नाम दंतः। इसके बाद हमें याद करना है ऊ पू पद्मनीया नाम, यानी ऊ पू पा वर्ग, है ना, ऊ पू पद्मनीया नाम, ये क्या है, ओष्ठ है। अब देखिए, अब इसको हल करिए, कोई भी जो यहाँ पर प्रश्न आएगा आप इन्हीं से यहाँ पर हल कर सकेंगे। चलिए देखिए प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या है। पहला यहाँ पर प्रश्न, किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? तो अब देखिए स्वर, भाई स्वर दो तरह के होते हैं, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है लघु स्वर। तो देखिए लघु, दीर्घ और एक प्लुत भी होता है। स्वर दरअसल तीन तरह के होते हैं, है ना। तो लघु स्वर भी होता है, दीर्घ स्वर भी होता है और प्लुत स्वर भी होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सभी दीर्घ है ना, तो दीर्घ, इनमें से देखिए दीर्घ कौन सा है। ये पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि बड़ी ई, ए, आए, ओ, आओ, ये सारे दीर्घ हैं। एक चीज़ और देखिए, स्वरों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या होता है कि जैसे देखिए छोटा आ, ठीक है, तो ये ह्रस्व स्वर है, ये लघु स्वर है ना। तो इसके बाद ये बड़ा है, तो बड़ा क्या है, ये है दीर्घ स्वर है, ठीक है, ये ह्रस्व स्वर, ये दीर्घ स्वर। इसके बाद एक होता है प्लुत स्वर। तो प्लुत का मतलब ये होता है कि अगर किसी की मात्रा दो से ज़्यादा हो, जैसे हम ओम, देखिए ऐसे करते हैं ओम, ये इस तरह का चिन्ह लगा देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है कि इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो मात्रा है दो से ज़्यादा है, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ क्या होती है, कुछ जो स्वर होते हैं वो संयुक्त होते हैं, जैसे ए किससे बना है, ए बना है आ प्लस ई से। अभी देखिए इसका आपको कमाल की बात ये है कि इसका उच्चारण स्थान भी आगे पूछा जाएगा। इसी में प्रश्न आप देखेंगे कि पूछेगा कि भाई ए का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए ए का उच्चारण स्थान हम कैसे निर्धारित करेंगे, इसको रटेंगे नहीं, इसको निर्धारित ऐसे करेंगे कि देखिए ए का जो उच्चारण स्थान है वो आ और प्लस ई का उच्चारण स्थान होगा। अब आ का उच्चारण स्थान क्या है, हमने अभी देखा है आकूहा विसर्ज्य नाम कंठा, आ आया था किससे, कंठ से, तो ये कंठ हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में ई किससे आता है, ई चुयसा नाम तालु, तो ई किससे है, तालु से। तो देखिए आप अगर देखेंगे ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ये होता है कंठ तालु, क्या होता है, कंठ और तालु। इसी तरह से हम क्या देखेंगे, तो ये संयुक्त स्वर था, ठीक है। संयुक्त स्वरों में जैसे ओ आता है, तो ओ को हम आ और ऊ में तोड़ेंगे, और इसका भी हम क्या कर लेंगे कि यहाँ पर अलग अलग इनके उच्चारण स्थान से ओ का उच्चारण स्थान निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से उच्चारण स्थान हम निकालेंगे। आगे देखिए दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, किस समूह के वर्गों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। अब मूर्धा है फ्रेंड्स, अब आप पढ़िए, जो मैंने आपको वो सूत्र लिखाए हैं उन सूत्र को पढ़िए आप। मैंने सूत्र क्या लिखा है, लिरी तुलसा नाम मूर्धा, क्या लिखाया है, री टू। अब देखिए इसी से आ गया, तो री का मतलब री हो गया और ये टा वर्ग हो गया, और लिटुर्षा नाम, एक शा भी मैंने बताया है ना इसमें। तो देखिए है ना ये, अब इसी में से जाइए, जैसे री टू ल और षटकोण वाला देखिए मैंने बताया था, है ना। अब इससे आप मैच करिए, इससे मैच करके देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ये देखिए दूसरा ऑप्शन है ना। इसमें देखिए ये वाला सा है और ये वाला री है और ये वाला टा है और ठा है। देखिए सूत्र से ये आसानी से देखिए हल हो जा रहा है। आपको वो सूत्र क्या करना है, याद करके रखना है, ठीक है। ये देखिए ASO वाले एग्ज़ाम में पूछा गया था, ये 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। हालांकि देखिए इसके पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया था फ्रेंड्स, उसमें जो 2023 के जितने भी प्रश्न पत्र थे वो वाले थे, ये इसके बाद वाले सारे इसमें। आप कुछ चीज़ों में ये भी देखेंगे कि बहुत सी सारी चीज़ें रिपीट भी हो रही हैं। तो यदि आप ये दोनों वीडियो ध्यान से सुन लेते हैं और उसको याद कर लेते हैं तो आने वाले प्रश्न जो हैं वो आप हल कर पाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्न में से का वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो का वर्ग का देखिए सीधे सीधे अभी मैंने बताया था, बात की थी, क्या बात की थी हमने, अकुहा विसर्ज्य नाम कंठा, कु का वर्ग। देखिए सीधे सीधे एक सूत्र याद रखिए, सीधे तुरंत उत्तर लगाइए। क्या पूछ रहा था, निम्न में से का वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो का वर्ग का कौन है, कंठ है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर देखिए सही है।
अगला देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, इनमें से बताना है कि कौन सा दीर्घ नहीं है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर एक है बड़ा ऊ, बड़ी ई, फिर छोटी ई और यहाँ पर बड़ा। तो कौन सा इसमें से दीर्घ नहीं है? दीर्घ नहीं है तो कौन सा ह्रस्व होगा, ह्रस्व मतलब छोटा लघु वाला। तो इसमें क्या है, सी ऑप्शन देखिए दिया है छोटी ई। तो ये क्या है, ये ह्रस्व है, दीर्घ नहीं है। और हमने ये बात भी की थी कि भाई ह्रस्व होगा, दीर्घ होगा, प्लुत होगा और संयुक्त स्वर होगा। संयुक्त स्वर जैसे ए है, आए है। अगला देखिए प्रश्न आया था, ये देखिए षटकोण वाला साकी पूछ रहा है, इसका उच्चारण स्थान पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको जो सूत्र बताया है उस सूत्र में सोच के देखिए, या आपने अगर नोट डाउन किया है उस सूत्र को तो देखिए उस सूत्र में कि ये सा कौन सा है। अब देखिए इसमें से ये सीधे बस इतना याद रखना है हमें। ठीक है, तो सीधे सीधे आप जानेंगे कि ये किससे बोला जाता है, मूर्धा से बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हमने ये जाना है फ्रेंड्स कि ऋतुषा नाम मूर्धा होता है। ठीक है, तो ये सीधे सीधे आप यहाँ पर देख लेंगे। अगला देखिए पूछ रहा है कि या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन है। तो या रा ला वा जो व्यंजन है ये कैसे होते हैं, इसको देखिए, ये हमने पिछले वाले वीडियो में भी देखा था। ये सारे होते हैं अंतस्थ व्यंजन। कैसे होते हैं? अंतस्थ व्यंजन ये होते हैं। अगला देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। ये पूछ रहा है कि ये जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन देखिए दिया है ला, पा, चा और टा। अब अंतस्थ कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। इनमें से कौन सा देखिए ए ऑप्शन दिया है ला का, तो ये सही हो गया। अगला देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। अब देखिए समझिए, यहाँ पर हमें रटना नहीं है, सीधे सीधे समझना है कि क्या बोल रहा है। कंठ और तालव्य बोल रहा है, कंठ और तालु। मैंने अभी विच्छेद करके आपको बताया है। ठीक है, अभी देखिए ऑप्शन इसमें क्या दिया है, ए दिया है बड़ी ई, बी में ऑप्शन दिया है बड़ा आ, और सी में दिया है औ, और डी में दिया है ए। तो देखिए इसमें ए सही होगा। क्यों? ए को मैंने विच्छेद करके बताया था। ए क्या होता है? ए होता है आ प्लस ई। ठीक है, और आ जो है ये किससे होता है? कंठ से होता है। और ई होता है किससे? तालु से होता है। तो ये क्या हो गया? कंठ और तालु, कंठ तालव्य या कंठ तालु। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न आया था, ये लोअर में देखिए पूछा गया था। पूछा था क्या कि अनुस्वार किसका कार्य करता है। अब ये वाला प्रश्न जो देखिए ये है फ्रेंड्स, ये प्रश्न पीछे वाले वीडियो में भी हमने डिस्कशन की थी। तो दो चीज़ हमने देखी थी, एक देखा था कि भाई अनुस्वार क्या होता है, और एक देखा था कि अनुनासिक क्या होता है। तो हमने देखा था कि जो अनुस्वार होता है वो अनुस्वार क्या होती है, एक बिंदी होती है, ये होता है अनुस्वार। हमने अनुनासिक को देखा था कि जो चांद बिंदी है ये अनुनासिक होती है। तो ये अनुस्वार जो होता है, अनुस्वार देखिए अब ऑप्शन क्या दिए थे हमारे पास कि अनुस्वार किसका कार्य करता है। ऑप्शन दिया था ए विसर्ग का, बी ऑप्शन दिया था चंद्र बिंदु का, और सी दिया था पंचम वर्ण का, और डी ऑप्शन दिया था स्वर का। तो पंचम वर्ण देखिए जैसे अंगा, इया है ना, तो ये सब देखिए किससे जुड़े हुए हैं, ये हमारे सब सारे अनुस्वार अनुस्वार से ये जुड़े हुए हैं। तो अनुस्वार किसका काम करता है? अनुस्वार पंचम वर्ण का काम यहाँ पर करता है। और ये पंचम वर्ण किसका होगा? ये पंचम जो वर्ण है मतलब अक्षर है, जो हमारे वर्ग हैं, जैसे का वर्ग है ना, का वर्ग, चा वर्ग, इनके आप पांचवें अक्षर में जाएंगे तो जैसे का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, चा, छा, जा, झा, इया। तो ये जो इया आ रहा है, अंगा आ रहा है, ये क्या है? पंचमाक्षर है। और ये पंचमाक्षर जो है ये हमारा कह रहे हैं कनेक्टेड है सीधे सीधे यहाँ पर अनुस्वार से, यानी कि बिंदु से, अंक की बिंदी से कह सकते हैं आप इसको। अगला देखिए प्रश्न था, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें कहते हैं। अब देखिए क्या है कि नाक से भी अगर निकलेगी तो कैसे होंगे वो? भाई नाक के साथ में निकला है तो अनुनासिक होगा। कैसा होगा? अनुनासिक होगा। तो देखिए यहीं पर ये ऑप्शन जो थे अपने कि निरनुनासिक स्वर है, अनुनासिक स्वर है, या मौखिक स्वर है, या लुंठित है, तो कौन सा है? यहाँ पर ये अनुनासिक होगा। क्यों? क्योंकि ये नाक से हवा का प्रवाह हो रहा है, या हवा कह रहे हैं कि निकल रही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? हमने संयुक्त स्वरों को देखा है। अब ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन में दिया है ए, ठीक है, फिर बी ऑप्शन में आए, और सी में बड़ा ऊ,
और फिर इसके बाद में दिया है डी ऑप्शन में दिया है ओ। तो इनमें से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है बताइए? तो बड़ा ऊ संयुक्त स्वर नहीं है। बाकी जो ए है, ए टूटेगा आ प्लस ई में। ए देखिए ये भी टूट जाएगा आ प्लस ई के हिसाब से, और ये जो ओ है ओ आ और ऊ में टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन बड़ा ऊ जो है ये किसी में नहीं विभाजित होगा, इसलिए ये संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त का मतलब है सीधे सीधे कि दो वर्णों से मिला हो, ठीक है, दो स्वरों से मिला हो। अगला देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? दंत नहीं है। अब देखिए दंत के लिए मैंने बात जो की है तो वो क्या की है भाई? एक तो दंत में सीधे सीधे आप जाइए कि लृ तुलसा नाम दंता। कौन सा? लृ तुलसा नाम, लृ मतलब ला, ठीक है। फिर तुलसा मतलब ता वाला होगा, फिर ली त्रु ल, है ना, लृ तुलसा नाम। और सा इसमें कौन सा रहता है? इसमें रहता है सा ये वाला, लि तुलसा नाम दंता। तो इसमें देखिए अब ऑप्शन यहाँ पर दिया है कि कौन सा दंत पूछ रहा है कि नहीं है। ऑप्शन है देखिए ता, दा, ला और या। तो या नहीं है, क्योंकि ता वर्ग देखिए ता था, दा धा ना, और लरा ये क्योंकि लिरी हा था, देखिए पहले शुरू से क्या था? लिरी था। तो आई होप आप ये जो सूत्र हैं, अगर सूत्रों को सही से समझ रहे हैं तो ये जो चीज़ें आप पकड़ पा रहे होंगे कि ऐसे ही हमको देखिए हल करना, नहीं रटते रटते तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी इसमें। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? मतलब जीभ का हमारी जो है, तो जीभ के जो भाग हैं, मतलब अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग, इनके आधार पर यदि किसी उसको बांटा जाए तो उनमें से नीचे वाला जो है वो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया है कि अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, और ऑप्शन एक दिया है विवृत स्वर। तो देखिए विवृत स्वर नहीं होता है, बाकी जीभ के हिसाब से अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर होता है। विवृत होता है मुंह खुलने के हिसाब से, है ना। तो विवृत का मतलब क्या है? मुंह खुलने से। और विवृत वाला जो है फ्रेंड्स, ये भी चार तरह का होता है यहाँ पर कि देखिए एक होता है विवृत, एक अर्ध विवृत, एक अर्ध संवृत और एक संवृत। तो मुंह के खुलने के हिसाब से ये विवृत वाला ऑप्शन अपना सही होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? देखिए पार्श्विक, पार्श्व का मतलब क्या होता है? पार्श्व का मतलब होता है किनारे। मतलब जिन ध्वनियों का उच्चारण जो है वो जीभ के बगल से अगर देखा जाए निकले तो वहाँ पर पार्श्व होता है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या दिए गए हैं। ऑप्शन ए अड़ा, ऑप्शन बी जो है ला, ऑप्शन सी यहाँ पर रा, और ऑप्शन डी दिया है चा। तो देखिए जो ला है यहाँ पर, ला कैसे ध्वनि निकालता है? पार्श्विक निकालती है, क्योंकि पार्श्व से जीवा के दोनों पार्श्वों से, मतलब दोनों तरफ से अगर वायु निकलती है, ध्वनि का उच्चारण उससे से विच्छेदित होता है या निकलता है, तो ये पार्श्व ध्वनि होती है। अगला देखिए, टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? तो टा वर्ग, आप फिर से उसी में जाइए, तो आप फिर से उसी में यदि जाते हैं फ्रेंड्स सीधे सीधे, तो हमने क्या पढ़ा था? देखिए पढ़ा था री टुरसा नाम मूर्धा। तो टा वर्ग किससे बोला जाता है, उच्चारण होता है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर कंठ, तालव्य, मूर्धन्य और दंत दिया है, तो ये मूर्धन्य यहाँ पर सही हो जाएगा। तो वह सूत्र जो है ना, वो सूत्र आपको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है, उनको ही रट लेना है, तो धीरे ये सारा जो है आप आसानी से कर ले जाएंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? ऑप्शन दिया है देखिए बड़ा आ, छोटा ऊ और ए, और यहाँ पर ओ। तो इसमें देखिए दीर्घ स्वर कौन सा है? बड़ा। क्यों? क्योंकि छोटा ऊ तो देखिए ये ह्रस्व है, दीर्घ नहीं ह्रस्व है, और यहाँ पर ए क्या है? संयुक्त है, ओ भी संयुक्त है, तो बड़ा आ जो है यहाँ पर ये हो जाएगा दीर्घ। हालांकि देखिए एक चीज़ और, यहाँ पर जो ए और ओ है ये संयुक्त तो है, लेकिन एक दृष्टि से देखा जाए तो ये दीर्घ भी हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि हमें इस प्रश्न के हिसाब से और ऑप्शन के हिसाब से टिक करना है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे कि इसको ए और ओ को यहाँ पर संयुक्त मानेंगे, क्योंकि स्वरों का ये एक स्पेसिफिक प्रकार है, ठीक है। और जो बड़ा है यहाँ पर, इसको हम मानेंगे कि ये दीर्घ है, और ऊ तो यहाँ पर ह्रस्व ही है। अगला देखिए, चा, छा, जा, झा, इया का उच्चारण स्थान क्या होता है? इचुएसा नाम तालु, ठीक है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर ओष्ठ से दिया था, दंत से दिया था, तालु से दिया था और मूर्धा से दिया था, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, तालु से है। अगला देखिए, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है?
अब देखिए क्या होता है कि जो हमारी प्राणवायु होती है, तो जब भी हम कोई अक्षर बोलते हैं तो उससे प्राणवायु बाहर निकलती है। तो प्राणवायु के बाहर निकलने की मात्रा के हिसाब से दो तरह से कैटेगराइज कर दिया जाता है वर्णों को। एक होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। तो अल्प प्राण क्या होता है कि जिसमें कम वायु निकलती है, तो जैसे का, ठीक है। और अब देखिए जैसे का और खा को ही बोलें आप तो का खा, जब का बोलते हैं तो देखिए क्या इसमें से जो ध्वनि है मतलब कि वायु है वो कम निकलती है, ठीक है। लेकिन खा जब बोलते हैं तो इसमें ज़्यादा निकलती है। तो खा यहाँ पर महाप्राण है और का जो है यहाँ पर अल्प प्राण है। तो इस प्रकार से इसके हिसाब से अगर देखें यहाँ पर तो ये दूसरा और चौथा, ये देखिए खा दूसरा, इसे गा बोलें और घा बोलें तो घा में भी क्या है कि ज़्यादा वायु बाहर निकलती है। तो इसलिए ये क्या है कि महाप्राण वाले व्यंजन होते हैं। और ये देखिए जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था 2019 में पुनर्परीक्षा जो हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। मतलब उच्चारण की दृष्टि से एक ये शब्द यहाँ पर दिया गया है, देखिए संबल। तो संबल किस तरह की ध्वनि है? ऑप्शन है संपृक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि और संयुक्त ध्वनि, और यहाँ पर दिया है एक द्वित्व ध्वनि। तो यहाँ पर देखिए संपृक्त ध्वनि सही होगा। क्यों? संपृक्त का मतलब क्या होता है कि अगर दो वर्ण जो हैं, दो अक्षर आपस में जुड़ के ध्वनि बना रहे हो, जैसे संबल है ना, तो संबल ये इस तरह से उच्चारण करके देखें तो ये कैसी कहलाती हैं? ये संपृक्त ध्वनि कहलाएगी। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो ह्रस्व स्वर हिंदी में कितने हैं? देखिए वैसे हम स्वर और व्यंजन जानते हैं, देखिए पूरे जो हैं इसमें से 52 है, 52 में से 11 जो हैं ये स्वर हैं। अब 11 स्वरों में से ह्रस्व कौन से हैं, छोटे वाले कौन से हैं? तो देखिए आ, फिर एक छोटी ई, फिर छोटा उ, और एक इसमें और होता है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनकी जो ह्रस्व की संख्या होती है वो 4 होती है। देखिए यहाँ पर ये दिया गया होगा कि एक री माना गया है। क्या माना गया है? री, ऋषि वाला, ठीक है। तो ये आ, ई, उ और ये ऋषि, ठीक है। तो ये क्या है कि यहाँ पर ह्रस्व वाले होते हैं। अगला देखिए, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो ये जो लिपि की चिन्ह है इनको अगर क्रमबद्धता ढंग से लिख दिया जाता है तो इसे हम कहते हैं वर्णमाला। जैसे कि भाई आ से हम ज्ञा तक जो लिख रहे हैं तो ये क्या है? लिपिबद्धता से हम इनको लिख रहे हैं। और ये क्या है? ये एक चिन्ह ही तो हैं, लिपि के चिन्ह हैं। तो क्योंकि हमारी जो देवनागरी लिपि है, जैसे हम कहें कि हमारी देवनागरी लिपि है, तो देवनागरी लिपि के ये चिन्ह है, आ है, ई है ना, का है, ये सब क्या है? चिन्ह है। इनको जब एक क्रम में लिख दिया जाता है तो इससे वर्णमाला का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखिए, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है बल्कि वो स्वर में तो होते हैं? वो हैं देखिए कौन से? ऑप्शन यहाँ पर दिया है, देखिए बड़ा आ, छोटी, ऑप्शन बी दिया है अंक आहा, और ऑप्शन सी है यहाँ पर ऋषि और उ, ऑप्शन डी है यहाँ पर अंक, और ये देखिए दिया है इस तरह से। अब समझिए, देखिए क्या होता है कि अंक और आहा इन दोनों को स्वरों में हम लिखते तो हैं लेकिन हम इनको काउंट नहीं करते हैं, इनको गिनती नहीं करते हैं। जिनको गिनती नहीं करते हैं फ्रेंड्स, ऐसे उनको क्या कहा जाता है? अयोगवाह। क्या कहते हैं? अयोगवाह। तो अयोगवाह वो हैं जो लिखे तो जाते हैं, उपयोग तो किए जाते हैं, लेकिन उनकी जो है गिनती यहाँ पर नहीं की जाती, उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? अब देखिए तालव्य इचुएसा नाम तालु ता वर्ग में आएगा। तो चा, छा, जा और झा, देखिए ये बी ऑप्शन यहाँ पर झा दिया है इसलिए सही हो गया सीधे सीधे। अगला प्रश्न देखिए, जिन ध्वनियों की गणना ना तो स्वर में की जाती है और ना ही व्यंजन में की जाती है वो क्या है? अयोगवाह है, ठीक है। यहाँ देखिए ऑप्शन दिए थे कि आगत, ऊष्म, अंतस्थ और अयोगवाह। तो अयोगवाह होंगे क्योंकि इनकी गिनती जो है नहीं की जाती है, उपयोग किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, लेकिन गिनती नहीं होती है। अगला प्रश्न देखिए, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्ग में बांटा गया है? तो स्वर तंत्रियों के आधार पर जो व्यंजन है इनको यहाँ पर बांटा गया है फ्रेंड्स 2 वर्गों में। स्वर तंत्रियाँ के आधार पर जो घोष और अघोष हैं, अगर हम ये बात करें कि भाई घोष और अघोष, तो जो घोष वर्ण होते हैं जो स्वर तंत्रियों को झनकृत करते हैं वो घोष होते हैं, और जो स्वर तंत्रियों को झनकृत नहीं करते हैं वो
अघोष होते हैं। तो इस प्रकार से तंत्रियों के स्वर तंत्रियों के हिसाब से दो तरह से बांटा गया है। अगला देखिए, जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांतों के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है तो ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहते हैं? ऐसे उच्चारण स्थान को कहते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर वतर्ष्य। क्या कहते हैं? वतर्ष्य कहते हैं। अगला देखिए, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? तो देवनागरी लिपि की कौन सी ध्वनि नहीं है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, ग्रीवा ध्वनि, मूर्धा ध्वनि, कंठ ध्वनि और दंतोष्ठ ध्वनि। तो देखिए मूर्धा है, दंत है, कंठ है, ये तो हमने पढ़ा, लेकिन ये ग्रीवा ध्वनि नहीं पढ़ी है ना हमने। तो ये ग्रीवा ध्वनि देवनागरी की लिपि वर्ण में ये ध्वनि नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम, समझिए सार्थक लघुत्तम। ऑप्शन देखिए, शब्द, वर्ण, अर्थ और मात्रा। तो इसमें शब्द सही होगा। क्यों? क्योंकि शब्द ही सार्थक होता है। बाकी यहाँ पर वो जो वर्ण होते हैं तो वर्ण लघुत्तम इकाई होती है। वैसे अगर हम ये कहें कि भाई भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, अगर ऑप्शन ये होता, प्रश्न ये होता कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, तो वो वर्ण होती है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है, तब वर्ण की जगह क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा, क्योंकि शब्द ही सार्थक होते हैं। ठीक है, तो अभी प्रश्न इतने ही देखते हैं फ्रेंड्स इसमें। फिर और भी आगे हम क्रम से पढ़ाते रहेंगे। तो चलिए, आई होप आपको चीज़ें ठीक समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।